टॉड फिलिप की जोकर मूवी का पहला पार्ट हमें मिलवाता है आर्थर फ्लेक से, एक कमजोर पार्टी क्लाउन और एस्पायरिंग स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि अपने भयानक बचपन और गवर्नमेंट से ना मिलने वाले सपोर्ट के बिना अपनाता है जोकर पर्सोना और कुछ बहुत भयानक काम करता है। पर जोकर फॉली अड्यू कहानी है आर्थर के ट्रायल की, जहां उसका जोकर पर्सोना लोगों के बीच सिंबल बन चुका है। अब मुझे पता है कि दो मूवीज को कंपेयर करना एक प्रोडक्टिव एक्सपीरियंस नहीं होता, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पहली मूवी की कहानी, उसकी जबरदस्त एंडिंग और एक एक एक्टर की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने हमारी उम्मीद बढ़ा दी थी इस मूवी को लेकर। पर इस फिल्म का प्लॉट इतना जबरदस्त नहीं लगा, हालांकि यहाँ माहौल भी अलग था। पहली मूवी थी सोसाइटी के एक मेंटली इल पर्सन के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में, वहीं ये मूवी थी उस मेंटली इल पर्सन के किए हुए काम को जज करने और सोसाइटी के एक पार्ट को उससे उम्मीद लगाने के बारे में। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये स्टोरी ज्यादा चैलेंजिंग रही होगी मूवी को डायरेक्ट करने वाले टॉड फिलिप्स के लिए। इस स्टोरी में आर्थर के पास उम्मीद थी, प्यार था, हालांकि डायरेक्टर ने कुछ ट्विस्ट जो ऐड किए और जो चेंजेस दिखे मूवी के बीच में वो बहुत सडन लगे मुझे। फिल्म को टॉड फिलिप ने लिखा है स्कॉट सिल्वर के साथ, जहां ये एक डिफरेंट अप्रोच हमें देखने को मिला, जहां कई कॉमिक बुक फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें आर्थर के क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम बनने की ओरिजिन देखने को मिलेगी। पर वहीं ये स्टोरी कोई राइज टू पावर नहीं बल्कि ट्रेजिक स्टोरी थी, जहां कहीं ना कहीं ये सवाल भी आता है कि डायरेक्टर यहाँ जोकर का नाम लिए बिना भी एक स्टोरी दिखा सकता था, क्योंकि जोकर एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे कुछ जुड़े हुए हैं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो केओस चाहता है और वो अपना मोटिव पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, जबकि आर्थर बस चाहता है लोग उसे नोटिस करें, जैसे लोग मरी फ्रैंकलिन को नोटिस करते थे, उसके साथ हंसते थे। आर्थर को सिर्फ यही सब चाहिए था, कोई केओस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। प्लस मूवी का एंड ऐसा लग रहा है कि मूवी को जोड़ना चाह रहा है द डार्क नाइट के जोकर के साथ या किसी दूसरे जोकर के साथ। इसके साथ साथ एक बहुत डिफरेंट पर्सोना हमें दिखाया गया हार्ली क्विन का। आज तक जितनी भी हार्ली क्विन पोर्ट्रेयल हमें देखने को मिले हैं उनमें जोकर को अब्यूजर और हार्ली क्विन को अब्यूज होते हुए दिखाया गया है, पर यहाँ माहौल बहुत डिफरेंट था। हालांकि जिन लोगों ने मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन देखा है उन्होंने नोटिस किया होगा कि फिल्म में से एक दो सीन गायब थे, जैसे जोकर और हार्ली का कोर्ट रूम से बाहर आने वाला सीन मूवी में था ही नहीं। मूवी का टाइटल था फॉली अड्यू, मतलब शेयर्ड मैडनेस, और ये टाइटल कहीं ना कहीं खेल रहा है इस बात के साथ कि ये शेयर्ड मैडनेस आर्थर और हार्ली की नहीं है। एक और चीज, पहली मूवी में ऐसा दिखाया गया था कि आर्थर ने एक साइकियाट्रिस्ट को मार दिया है, जबकि वो सेम साइकियाट्रिस्ट हमें यहाँ इस मूवी में दिखी। अगर इस इवेंट को काउंट किया जाए तो आर्थर ने 6 नहीं 7 लोगों को मारा था पहली मूवी में। अब आते हैं एक्टिंग पर। वॉकिन फिनिक्स ने वैसी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में जैसी वो हमेशा देते आए हैं। उनके आर्थर फ्लेक का जोकर पर्सोना उन्हें एक डिफरेंट पर्सन बनाता है, पर दुख की बात थी कि हमें जितना जोकर पहली मूवी में देखने को मिला उतना जोकर ही यहाँ भी मिला। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था कि जिस मिनट आर्थर अपने घर से क्लाउन मेकअप में निकला उसी मिनट वो अपने ओरिजिनल पर्सोना को छोड़ चुका होगा, पर आर्थर अभी भी वैसा हैरान परेशान था। पर जो भी हो, वॉकिन फिनिक्स ने फिर से एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उनके कोर्ट रूम डायलॉग्स, उनका एक्सेंट स्विच सब बढ़िया था। लेडी गागा ने प्ले किया है एक मैनिपुलेटिव हार्ली क्विन का रोल, एक जोकर ऑब्सेस्ड अमीर लड़की। लेडी गागा एक बहुत टैलेंटेड सिंगर है और उनके एक म्यूजिकल में होने का बहुत सेंस बनता है, पर मैं अपना बताऊं तो मूवी के म्यूजिकल ने मुझ पर बहुत गहरी छाप नहीं छोड़ी, पर म्यूजिकल का सेंस बन रहा था। म्यूजिकल के थ्रू हम आर्थर के माइंड में देख रहे थे कि वो कैसा इमेजिन कर रहा था अपनी लाइफ अपने नए प्यार के साथ। ये कैरेक्टर की इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने का अच्छा तरीका है, पर म्यूजिकल माहौल को उतना बना नहीं पाया जितना उसको बनाना चाहिए था। कुछ और अच्छे एक्टर्स भी थे यहाँ। कैथरीन कीनर ने आर्थर की लॉयर का रोल प्ले किया, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। हालांकि ब्रैंडन ग्लीसन की भी तारीफ करनी होगी, उन्होंने आर्खम स्टेट हॉस्पिटल के गार्ड का रोल प्ले किया, जिनका बहुत खतरनाक असर था आर्थर पर, और उनकी परफॉर्मेंस ने ऑडियंस के लिए उनके कैरेक्टर को हेट करना ईजी बना दिया। हार्वी डेंट का रोल प्ले किया है हैरी लॉटी ने, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने टॉड फिलिप की सलाह को ध्यान में रखते हुए एक अलग हार्वी डेंट को दिखाने का अप्रोच रखा, एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी दिखाने का जो कि एक टेलीवाइज ट्रायल में हर हाल में क्रिमिनल को सजा दिलवाने में लगा हुआ है। ये अप्रोच अच्छा था। टेलीवाइज ट्रायल बहुत डिफरेंट माहौल होता है, मेनली ये रियल लाइफ कोर्ट ट्रायल्स होते हैं जिन्हें टीवी पर पूरी पब्लिक को दिखाया जाता है। मैंने हाल फिलहाल इस बारे में अपने पॉडकास्ट स्कूपकास्ट पर भी बात करी थी, जहां हम देखते हैं कि कैसे अमेरिका के लोग टेलीवाइज ट्रायल से ऑब्सेस्ड हैं, जहां इसे कोर्ट केसेस की तरह कम और एंटरटेनमेंट की तरह ज्यादा देखा जाता है। इसके फेमस एग्जांपल है
पीपल वर्सेस ओजे सिम्पसन, मेनेंडेज ब्रदर्स केस, जेफरी डामर केस, इवन कुछ सालों पहले सामने आया डेप वर्सेस हर्ट भी। इवन लेडी गागा की हार्ली क्विन का पोर्ट्रेयल इंस्पायर्ड है चार्ल्स मैनसन ट्रायल से, जहां उस ट्रायल के दौरान कई लड़कियां चार्ल्स मैनसन को आइडलाइज करने लगी थी। वही माहौल यहां मूवी में बनाया गया आर्थर के जोकर पर्सोना के लिए, और इसका इफेक्ट जनता पर कैसा होता है इसका माहौल भी हमें मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया। फिल्म का विजुअल लैंग्वेज ऑलमोस्ट पहली फिल्म जैसा ही था, बस आर्थर के दिमाग में चल रही चीजों को दिखाने के लिए म्यूजिकल का यूज हुआ। स्टाइल और एस्थेटिक की बात की जाए तो ये फिल्म पहली फिल्म की तरह रियलिज्म की तरफ ज्यादा एम कर रही थी, जो कि पूरी तरह जस्टिफाई करता है इसका डीसी एल्सवर्थ प्रोजेक्ट होना। मैंने पहले भी इस बारे में बात करी है कि सुपर हीरो या सुपर विलन प्रोजेक्ट में से सुपर वाला पार्ट हटाकर ऑडियंस को दिखाना एक नया एंगल हमारे सामने रखता है, और इसकी वजह से प्रोजेक्ट ज्यादा ग्राउंडेड लगता है। पिछली मूवी में स्टेयर्स सिंबलाइज कर रहे थे आर्थर की मेंटल हेल्थ स्ट्रगल को, जहां जब जब उसे ऊपर चढ़ते हुए दिखाया गया तब वो कोशिश कर रहा था अच्छा फील करने का, पर फील कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो हमें वहां से नीचे उतरता हुआ दिखाया गया तो वो कोशिश करना छोड़ चुका था। पर यहाँ इस मूवी में कुछ अलग हुआ, हमें हार्ली दिखाई गई स्टेयर्स पर चढ़ते हुए, और लास्ट में आर्थर चढ़ रहा था स्टेयर्स पर जहां हार्ली उसे बीच में मिलती है। इसका सिंबलाइजेशन उतना क्लियर नहीं है, पर ये मूवी का इंपॉर्टेंट सीन जरूर था। ओवरऑल मैं अगर कहूं तो जिनके लिए पहली मूवी ऑसम थी उनके लिए यहाँ देखने समझने को बहुत कुछ है, जहां कहीं ना कहीं मेरे लिए थीम का सेंस बन रहा है कि पहली मूवी बता रही थी मेंटली इन लोगों के कुछ कर गुजरने से पहले सोसाइटी का उनको लेकर ट्रीटमेंट क्या रहता है, और अब ये मूवी उनके कुछ करने के बाद सोसाइटी उन्हें कैसे ट्रीट करती है इस बारे में है। पर हो सकता है कि डायरेक्टर कुछ चीजों को ट्रांसलेट नहीं कर पाए, प्लस मूवी के एंड में जो हुआ उसे मैं मान सकता हूँ कि वो डायरेक्टर की चॉइस रही होगी कि मेन कैरेक्टर के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो, पर ये कहीं ना कहीं मेरे लिए स्टोरी को खोखला कर देता है। जो कुछ भी हुआ वो आखिर क्यों हुआ। टॉड फिलिप्स के अब ये कहने का सेंस बन रहा है कि वो आगे इसका कोई पार्ट नहीं लाना चाहते। ये पार्ट भी ऐसा लग रहा था कि पहली मूवी के सक्सेस से मोटिवेट होकर इस रास्ते आए हैं डीसी वाले, पर इस स्टोरी को और खींचने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी हार्ली क्विन स्पिन ऑफ की जरूरत है। इस मूवी का बजट पहली जोकर मूवी से 3 गुना ज्यादा था, जहां पहली जोकर मूवी स्टैंड अलोन मूवी ही रहने वाली थी, और वार्नर ब्रोस को जहां जोकर मूवी से इंस्पायर होकर और भी दूसरे डीसी एल्सवर्थ प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना चाहिए था, वहां वो चले गए सीक्वल लाने। पहली जोकर मूवी और द बैटमैन मूवी ये वो डीसी एल्सवर्थ प्रोजेक्ट हैं जो कि लोगों को बताते हैं कि डीसी की स्टोरीज में कितना दम है। आई होप हमें आगे ऐसे प्रोजेक्ट्स और भी देखने को मिले, वो भी बिना किसी सीक्वल की उम्मीद के। मैं आपको जल्दी से ये भी बताना चाहूंगा कि मूवी में कोई मिड क्रेडिट सीन, कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, और फिल्म सिर्फ इंग्लिश में रिलीज हुई है। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आर्ट सब्जेक्टिव होता है, और मूवी को लेकर अभी कई मिक्स रिव्यू दिखने वाले हैं। इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, आपको इसमें क्या पॉजिटिव दिखा, क्या नेगेटिव दिखा। बस अपना एक शॉर्ट रिव्यू कमेंट में जरूर डालें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।